हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 7 में हमने पढ़ा था समरूप भिन्नार्थक शब्द और समानार्थी शब्दों के साथ हमने कंप्लीट किया था। तो चलिए आज के इस लेक्चर नंबर 8 में हिंदी के सीरीज में आपका स्वागत है। तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के साथ शेयर कर दीजिए इस क्लास को। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जुड़ के आप हर एक क्लास का PDF डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्ज़ाम के टाइम में और एग्ज़ाम के पहले भी और अपने घर पे भी। तो जो भी इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ पे बहुविकल्पी, अति लघु, लघु और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर हमने वहाँ पे अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए हिंदी आपका छठा पेपर है, तो हिंदी में आपका देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्नों के बाद हम लोग लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। तो देखिए ये प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है। अनुस्वार तथा अनुनासिक ध्वनियों में क्या अंतर है? सुदाहरण स्पष्ट कीजिए, यानी कि उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अनुस्वार और अनुनासिक, तो अनुस्वार तथा अनुनासिक ध्वनि क्या होती है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो अनुस्वार, अनुस्वार से अनुस्वार का चिन्ह क्या है, देखिए ये डैश जो लगा है उसके ऊपर एक क्या है, पॉइंट जैसा दिख रहा है, इसको बिंदु कहते हैं। देखिए ये बिंदु जैसा है। तो अनुस्वार के उच्चारण में वायु, तो अनुस्वार का जब आप उच्चारण करेंगे तो जो आपका वायु होता है नाक से निकलती है, ठीक है। तो वायु कहाँ से निकलती है? नाक से निकलती है। और उच्चारण झटके के साथ होता है, जैसे ठंडा। आप लोग खुद उच्चारण करके प्रैक्टिकल करिए, प्रैक्टिकली तब समझ में आएगा। ठंडा बोलेंगे तो आपके नाक पे देखिए जो नाक का आपका जो छिद्र है वहाँ पे आपको ज़्यादा झटका से बोलना पड़ रहा है और वायु नाक से निकले। तो ठंडा, कंचन, जंगल, चंपत, अंतर आदि, तो ये सारी ध्वनियाँ क्या हो जाएंगी? ठंडा, कंचन, जंगल, चंपत, अंतर आदि सब क्या हो जाएंगे? अनुस्वार ध्वनियाँ हो जाएंगी। अनुस्वार का पहचानने का तरीका क्या है कि ऊपर ये देखिए पॉइंट रहेगा, बिंदी रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऐसे लगा है ठंडा, कंचन, जंगल, तो ये आपका अनुस्वार हो जाएगा। अनुनासिक क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे ये आपका देखिए चंद्र बिंदी है। तो अनुनासिक के उच्चारण में देखिए अनुस्वार में क्या है, एक वनली बिंदी है, और अनुनासिक में क्या है आपका, देखिए एक कटोरी जैसा है और बीच में ये इसको बिंदी लगा है, तो ये चंद्र बिंदी है, ठीक है। तो अनुनासिक के उच्चारण में वायु जो होती है नाक और मुख दोनों से निकलती है, लेकिन अनुस्वार में क्या है, बस नाक से निकलती है और झटका के साथ उच्चारण होता है। इसमें क्या है अनुनासिक में कि वायु नाक से निकलती ही निकलती है, लेकिन मुख भी उसके साथ भी वहाँ से भी उच्चारण करते हैं तो वायु निकलती है। जैसे जहाँ पे भी अनुनासिक को पहचाना होगा, यहाँ पे एक कटोरी जैसा और ऊपर एक बिंदी रहेगा, चंद्र बिंदी रहेगा, तो वहाँ पे अनुनासिक हो जाएगा। जैसे चांद, बूंद, कुंवर, आँख आदि, ये सब क्या है, अनुनासिक शब्द हो जाएंगे, ठीक है। तो अनुस्वार में आपका एक बिंदी रहेगा और अनुनासिक में आपका चंद्र बिंदी रहेगा। अनुस्वार में बस नाक से उच्चारण होगा और झटके के साथ। अनुनासिक में आपका वायु नाक मुख दोनों से होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 है, लिखना सिखाने में ध्यान देने योग्य 2 बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। अगर आप बच्चों को लिखना सिखा रहे हैं तो आप क्या किन किन बातों पे ध्यान देंगे उन्हें बताइए। लेखन शिक्षण की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। देखिए इस प्रश्न को कैसे पूछ सकता है, पेस्टाल्जी की रचनात्मक विधियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। लिखना सिखाने में ध्यान देने योग्य बातें, तो चलिए ध्यान देने योग्य बातें क्या होना चाहिए, बच्चों को लिखना सिखाते समय क्या ध्यान देना चाहिए एक टीचर के तौर पे आपको, तो बैठने का ढंग होना चाहिए। तो बच्चों को लिखना सिखाने के पूर्व सीधे बैठने का अभ्यास कराना आवश्यक है। झुककर बैठने से रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। सबसे पहले बच्चे को स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, यानी कि बच्चे को झुक करके नहीं बैठने देना है, रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधे करके बैठने का प्रयास करवाना है। इसके अलावा आँखों पर अधिक बल पड़ता है। यदि चौकी, पीढ़ा, टेबल आदि न हो तो भूमि पर बायां घुटना मोड़कर वज्रासन में बैठकर दाएं कंधे पर स्टेल अथवा कापी रखकर लिखना चाहिए। कापी किसी आधार पर रखनी चाहिए एवं आधार भी क्या होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। कापी को टेढ़ा करके लिखना गलत आदत है, ठीक है, यानी कि कॉपी को एकदम सीधा करके लिखना चाहिए। ये आपको ध्यान देना है एक टीचर के तौर पे बच्चों के साथ। सेकंड का जगह दूरी का ध्यान देना है। सीधे बैठकर पटिया, स्लेट अथवा कापी को आँखों से 35 सेंटीमीटर या 14 इंच की दूरी पर रखकर लिखना चाहिए, ठीक है।
मनुष्य का जो न्यूनतम दूरदृष्टिता होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, यानी कि 25 सेंटीमीटर तक ही क्या करना चाहिए मनुष्य को, इससे न्यूनतम दूरी पर इतना पे रख के देखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर यानी कि 14 इंच की दूरी पर रख कर लिखवाना चाहिए बच्चों को। कलम पकड़ने का भी सही तरीका बताना चाहिए। थर्ड क्या जाएगा, कलम पकड़ने के तरीके बताना चाहिए बच्चों को। तो कलम को उचित ढंग से पकड़ा जाए, कलम तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे के बीच हो। ठीक है, तो कलम कहाँ होनी चाहिए, जो आपकी तर्जनी अंगुली है और जो मध्यमा है और अंगूठे के बीच में होना चाहिए, बीच से 1 इंच ऊपर हो। बच्चे द्वारा कलम इस प्रकार पकड़ी जाए कि अंगुलियों को वड़रों के आकार के अनुसार घुमाया फिराया जा सके। हाथ को कनिष्ठिका के सहारे पुस्तिका पर घुमाया जाना चाहिए। हाथ की कुहनी शरीर की ओर ही रहनी चाहिए। इसे दूर करके तिरछे ढंग से चलना उचित नहीं है। लिखते समय कलाई घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती। कलाई लेखन के साथ आगे चलाया जाना चाहिए। हथेली को तभी पीछे हटाना चाहिए जब नवीन पंक्ति आरंभ करना हो। ठीक है, ये सब आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान देना है बच्चों को पढ़ाते समय, बच्चों को लिखाते समय, उनको जब लिखने का प्रयास करवाया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है। सिरोरेखा, सिरोरेखा का ध्यान देना चाहिए। तो वर्णों के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा को सिरोरेखा कहा जाता है। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ राम, ठीक है, तो ऐसे हम लोग लिख दिए। ऊपर जो ये हम देखिए, ये जो ग्रीन कलर का खींच रहा है इसको क्या कहेंगे, सिरोरेखा कहेंगे। तो वर्णों के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा को सिरोरेखा कहा जाता है। ठीक है, वर्णों पर सिरोरेखा का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। सिरोरेखा की लंबाई पूरे वर्ण के दोनों ओर वर्ण की चौड़ाई की 1/3 निकली होनी चाहिए। यानी कि ये पूरे वर्ण की जो लंबाई है ये आपका 1/3 इधर होना चाहिए, 1/3 इधर होना चाहिए। वर्ण बाएं से, वर्ण क्या होना चाहिए, ये देखिए ये बाएं है ना, ये बाएं से दाहिने की ओर लिखे जाते हैं। तो वर्ण कैसे लिखे जाते हैं, बाएं से दाहिने। जैसे मैं लिख रहा हूँ कमल, तो देखिए ये बाएं से लिख रहा हूँ कमल, ठीक है, तो ये बाएं से लिख रहा हूँ मैं। तो बाएं से दाहिने की ओर लिखे जाते हैं। वर्ण पर सिरोरेखा लगाने के पश्चात मात्रा लगानी चाहिए। यानी कि मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैं सूर्य लिख रहा हूँ, ठीक है, तो सूर्य ऐसे करने के बाद तब ऊपर ऐसे मात्रा लगाया जाता है। सूर्य कहने का मतलब ये है। तो सिरोरेखा हो गया आपका। पांचवा आपका अक्षर की सुडौलता, ठीक है, बोल्डनेस ऑफ अल्फाबेट्स, ठीक है। तो देवनागरी लिपि में प्रत्येक अक्षर को बनाने का एक विशेष ढंग है। ठीक है, जब अक्षर उचित तरीके से बनाए जाते हैं तो वे देखने में सुंदर सुडौल लगते हैं। उदाहरण के लिए चलिए हम लोग देखते हैं अक्षर की सुडौलता क्या हो जाएगी। तो बच्चों के लेखन के समय आप लोग को एक टीचर के तौर पे यह ध्यान देना है। तो क वर्ण को बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि क के मध्य की पाई के बाईं ओर का भाग पाई के बीचों बीच और सुंडिका दाहिनी और मध्य भाग से निकालकर मध्य पाई के बराबर लटकाई जाएगी। बाएं और दाएं दोनों ओर की मोटाई बराबर होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, इसी प्रकार ख बनाते समय यह ध्यान रखना होगा कि ख में र का निचला सिरा व के निचले भाग से जोड़कर ख अक्षर बनेगा। ख शुद्ध रूप है तथा रव अशुद्ध रूप है। वैसे बहुत लोग ख बनाते हैं तो र और व लिख देते हैं। जैसे आप देखिए रव नहीं हो जाए लिख रहे हैं, आपको उसमें खड़ी पाई में सटा देना है। तो ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को पता है, बस मैं आपको इसे बता दे रहा हूँ ताकि ये बात ध्यान रहेगा, कंठस्थ रहेगा। ग में एक छोटी और दूसरी उससे छोटी बड़ी पाई और छोटी लाइन में एक गोल घुंडी बनेगी। ठीक है, तो ग में कैसे देखिए आप लोग ऐसे बनाते हैं ग, तो आप लोगों को पता है ग ऐसे बनता है। ठीक है, ऐसे, यानी कि जो ये वाला है आपका, ये बीच में देखिए ये गोला है और ये नीचे जो खड़ी पाई है थोड़ा सा नीचे है। तो ऐसे बनाना सिखाना चाहिए बच्चों को। घ वर्ण को बनाने हेतु घ के दोनों मोड़ों में पहला मोड़ पाई के आधे भाग और दूसरा मोड़ भी आधे भाग के आरंभ होकर नीचे की खड़ी पाई से थोड़ा ऊपर ही रहेगा। इसकी अंत पाई दोनों मोड़ों से थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। कहने का मतलब जब आप घ बनाएं तो जो ये आप पाई खींच रहे हैं, इसके आधा भाग में एक मोड़, फिर आधा भाग में एक मोड़, लेकिन ये ध्यान रहे कि जो ये आधा मोड़ है ये इसके नीचे वाले लाइन से थोड़ा सा ऊपर ही रहे। अंग की आकृति 3/4 भाग में ही होगी। ठीक है, अंग की आकृति क्या होगी, 3/4
भाग में ही होगी। ये सारी अक्षरों का क्या है, बनावट है, वैज्ञानिक तरीका है। छठा क्या हो जाएगा, च पाई के बीच भाग में लिखा जाता है। ठीक है, तो च कहाँ लिखा जाता है, ये पाई हो गया, और इस पाई के बीचों बीच भाग क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये हो गया, तो च क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका च पाई के बीचों बीच में लिखा जाता है। अब जो छतरी वाला छ है उसका लिखने का वैज्ञानिक तरीका क्या है, हिंदी के नियम के अनुसार, तो छ का पहला मोड़ के अर्धभाग और दूसरा मोड़ मध्य के ऊपर निचली पंक्ति को छूता हुआ नीचे से ऊपर की ओर जाकर मध्य के मोड़ को स्पर्श करता हुआ पुनः नीचे की ओर मुड़ जाता है। ये सारी तरीका आप लोग पढ़ लेंगे, मैं इसका PDF दे दूंगा। ये बहुत ईजी आप लोग को वैज्ञानिक तरीका से बस पढ़ना है। ठ की आकृति 1/3 मोड़ के पश्चात वृत्ताकार होकर नीचे की पंक्ति को स्पर्श करती होनी चाहिए। ठीक है, देखिए स्पर्श भी कर रही है ऐसे। इसी गोलाकार भाग के ठीक नीचे से स्पर्श कराकर उ अथवा बड़ा उ की मात्रा लगानी चाहिए। ठीक है, ये सब आप लोगों को पता है, बच्चों को आप लोग पढ़ाते समय आशा करते हैं बता लेंगे अच्छे से। 9वां, थ और भ में गोल घुंडी सिरोरेखा के बराबर लाकर, ठीक है, गोल घुंडी क्या करना चाहिए, जो सिरोरेखा के बराबर लाकर थोड़ा ऊपर अंत पाई के बीच के बराबर में घुमाकर अंत पाई में जोड़ देते हैं। यानी कि जब आप थ बनाएं तो इसे ऐसे बनाएं, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ये सिस्टम ऐसे आप थ बना रहे हैं, तो जो आप ये सिरोरेखा खींच रहे हैं तो इसमें ये गोल वाले भाग में सटना नहीं चाहिए और दोनों सेम लाइन में होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार समस्त आकृतियों को सही तरीके से लिखने से ही लिपि में क्या आती है, सुडौलता और अच्छा लगता है। चतुस्तरीय लेखन से वर्णों को उचित अनुपातन में लिखना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये था वैज्ञानिक तरीका वर्णों को लिखने का, यानी कि बच्चों को लिखते समय इन बातों को हम लोगों को एज ए टीचर ध्यान रखना चाहिए और बच्चों को एक अच्छा, सुंदर और अच्छी राइटिंग लिखने का प्रयास करवाना चाहिए। ऊपर और नीचे खाने में मात्राओं के लिए स्थान होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, उचित दूरी, वर्णों, मात्राओं, शब्दों, पंक्तियों आदि की उचित दूरी लेख में सौंदर्य लाती है। ठीक है, वर्णों की दूरी क्या होनी चाहिए, वर्ण से वर्ण के मध्य 1 पाई की दूरी होनी चाहिए। जैसे अब, तो देखिए जो अब लिख रहे हैं अब, ठीक है, तो देखिए इसके अब हो गया, तो इसके आप देखिए 1 पाई की दूरी ये हो गई, तो 1 पाई की दूरी होनी चाहिए वर्ण से वर्ण के बीच में। दूसरा, वर्ण और मात्रा के मध्य में भी 1 पाई की दूरी होनी चाहिए, जैसे राम। ठीक है, ये आपको सब पता है, ये आप लोग समझ रहे होंगे। थर्ड, शब्द से शब्द के बीच की दूरी 2 पाई के बराबर होनी चाहिए, जैसे राम सीता। यानी कि राम और सीता के बीच में क्या होनी चाहिए, 1 पाई 2 पाई के बीच की दूरी होनी चाहिए। चौथा क्या हो जाएगा, 2 वाक्यों के मध्य की दूरी विराम चिन्हों को छोड़कर 4 पाई की दूरी के बराबर होना चाहिए, यथा राकेश आओ, मोहन आओ। ठीक है, पांचवा, तो एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी इतनी हो कि ऊपर की पंक्ति के वर्ण के नीचे लगी मात्राएं और नीचे की पंक्ति की सिरोरेखा के ऊपर लगी मात्राएं परस्पर नहीं मिले तथा उनके मध्य कुछ स्थान बचा रहे। ठीक है, छठवां का क्या हो जाएगा, विराम चिन्हों की दूरी 2 पाई की दूरी के बराबर होनी चाहिए, जैसे रुकमणी। ठीक है, तुम आओ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तो बच्चों को लिखते समय इन बातों का ध्यान देना चाहिए। ये 6 बात आपका उचित दूरी हो गया। ठीक है, ये मात्राओं के बीच में अक्षर की सुडौलता पे ध्यान देना चाहिए। सिरोरेखा जो होनी चाहिए, ऊपर की जो लाइन खींच जाती है उसी को सिरोरेखा कहते हैं। कलम पकड़ने का तरीका होना चाहिए। बच्चों को कहाँ पे कॉपी पेन रख के कितना डिस्टेंस पे लिखना चाहिए, दूरी होना चाहिए, बैठने का उचित ढंग होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को लिखना सिखाते समय एक टीचर के तौर पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 17 देखिए क्या है, हिंदी शिक्षण में श्रव्य यानी कि सुनना और देखना साधनों के प्रयोग से क्या लाभ है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यानी कि देखना और सुनना, यानी कि मान लीजिए प्रोजेक्टर आपके सामने लगा है या प्रोजेक्टर बच्चों के सामने लगा देते हैं तो वो क्या है, वहाँ पे हम लोग सुन भी रहे हैं, प्रोजेक्टर में आवाज़ भी आती है और देखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। तो ये श्रव्य दृश्य सामग्री हो गया, तो उसको उसी के बारे में स्पष्ट करना है, उससे क्या लाभ है बच्चों को पढ़ाने से।
तो पाठ का जो अंश व्याख्यान आदि के द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता है, जैसे मान ली कोई 3D पिक्चर है, वो बच्चों को नहीं आप दिखा पा रहे हैं, तो प्रोजेक्टर या श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से दिखाएंगे तो बच्चे उसे आसानी समझ जाएंगे। उसे अंश चित्र वगैरह के माध्यम से सरलता से समझाया जा सकता है। तो पहला फ़ायदा ये हो गया, ठीक है। दूसरा फ़ायदा क्या हो जाएगा, देखने का प्रभाव सुनने की अपेक्षा अधिक पड़ता है, ठीक है। जैसे बच्चों को ग्लोब के बारे में बस आप ग्लोब दिखा देंगे तो बच्चे क्या हो जाएंगे, बच्चों को देखने पे अच्छा समझ में आएगा, अच्छा ये ग्लोब ऐसे ही होता है, ठीक है। वहाँ पे यहाँ पे उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी है, यहाँ पे भारत की स्थिति है, तो बच्चे क्या करेंगे, उन पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और मॉडल चित्र आदि भी सभी क्या है, दृश्य हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों को बच्चों को दिखाने से अच्छा प्रभाव पड़ता है। थर्ड, दृष्टांत, कोई आंखों देखा हुआ हाल आप दिखा दे रहे हैं, ठीक है। लघु कथा वगैरह स्वतः ही रोचक होते हैं और जो बात रुचिकर होती है उसके माध्यम से किसी भी बात को शीघ्र ही सीखा जाता है। चौथा आपका क्या हो जाएगा, साहित्य शिक्षण में जब तक अंतरकथाओं को स्पष्ट न किया जाए तब तक न तो पाठ ही रुचिकर बन पाता है और न ही समझ में आता है। पांचवा आपका क्या हो जाएगा, सहायक साधनों द्वारा पाठ को समझाने में अपेक्षाकृत कम समय लगता है, ठीक है। तो कोई भी क्या करेंगे, जो भी TLM बना के लाएंगे बच्चों को उनके सब्जेक्ट के मुताबिक उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, 3D पिक्चर के माध्यम से बोल के या दिखा करके, ठीक है। ये बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करेंगे जिससे उनके दिमाग में क्या होगा, छप जाएगा। छठवां आपका क्या हो जाएगा, इनके द्वारा छात्रों की विचार एवं कल्पना दोनों का विकास किया जा सकता है, ठीक है। इन्हीं दृष्टियों से किसी पाठ को समझाने के लिए शिक्षण में सहायक साधनों की आवश्यकता पड़ती है। तो दृश्य श्रव्य सामग्री के आपका ये फायदा हो गया, ठीक है। तो ये आपका दृश्य श्रव्य सामग्री का लाभ हो गया। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएगा, देखिए प्रश्न नंबर 18 देखिए, प्रश्न नंबर 18 है, कविता शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य लिखिए, ठीक है। अब मान लीजिए कविता शिक्षण, मान लीजिए कोई आप पोयम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उसका क्या विशिष्ट उद्देश्य है उसके बारे में लिखना है। तो कविता शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य, देखिए कविता शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य क्या हो जाएंगे। तो कविता की शिक्षा का प्रधान उद्देश्य छात्रों में सौंदर्यात्मक भावनाओं का विकास करना होता है। सौंदर्यात्मक भावनाओं का विकास मतलब रस, छंद, अलंकार, ठीक है। यानी कि बच्चों के अंदर कब कहाँ कौन सा रस होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका जो आपके रस हैं, जैसे मान लीजिए आपके कौन से श्रृंगार रस, फिर आपका करुण रस, ठीक है, आपका वीर रस। तो ये सौंदर्यात्मक भावनाओं का विकास करने के लिए होता है। जैसे उपमान अलंकार, उत्प्रेक्षा, रूपक अलंकार, ये सारे भावनाओं का विकास करने के लिए क्या किया जाता है, कविता का शिक्षण किया, यानी कि कविता को पढ़ाया जाता है। अतएव काव्य शिक्षण के अन्य और भी उद्देश्यों से परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक है। ये उद्देश्य निम्नलिखित है। तो चलिए देखते हैं और भी कौन से उद्देश्य हम लोग पढ़ते हैं। पहला उद्देश्य है उचित स्वर एवं प्रवाह के साथ कविता पठन की क्षमता पैदा करना, ठीक है। जैसे बच्चे पढ़ते हैं खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो ये क्या है, एक उचित स्वर और एक उचित प्रवाह से बच्चे पढ़ते हैं तो उनके अंदर क्या होती है, कविता पढ़ने की क्षमता पैदा होती है। सेकंड आपका हो जाएगा छात्रों में इतनी क्षमता उत्पन्न करना कि जिससे वे काव्य के सौंदर्य को परख सकें, ठीक है। यानी कि छात्रों को कविता पढ़ा के इतना उन्हें पारंगत कर दिया जाए कि वो क्या कर पाए, जो भी काव्य में सुंदरता है या मार्मिकता का वर्णन किया गया है वो कितना अच्छा, कितना रोचक लग रहा है। जैसे मान लीजिए किसी गांव के बारे में वर्णन किया गया कि सुबह सुबह गांव के सभी लोग उठते हैं, फिर कुछ लोग पानी भरते, कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों इतना मार्मिकता से वर्णन किया गया है तो बच्चे उसको क्या कर सकें, परख सकें। या कभी बारिश आ रही है, छत टपक रहा है, दादी माँ खाना बना रही हैं, तो ये सब बच्चे क्या करें, उस सौंदर्य को परख सकें तथा किसी भाव प्रधान कविता का रसास्वादन प्राप्त कर सकें, ठीक है। रायबर्न महोदय ने इस संबंध में क्या लिखा है, तो चलिए पढ़ते हैं। हमारा उद्देश्य यह होता है कि विद्यार्थी भी कवि की अनुभूति को समझें और ग्रहण कर सकें। अध्यापक का यह कार्य हो जाता है कि उसे छात्र कवि के प्रकृति के प्रेम को समझ सके और उनकी कविता में उनको भी रसानुभूति प्राप्त हो सके। यानी कि बच्चों को ऐसे पढ़ाना है कविता कि कवि ने जैसा महसूस किया है, जैसा अनुभव किया है, बच्चे भी वैसा ही अनुभव करने का प्रयास कम से कम करें, ठीक है।
थर्ड आपका देखिए क्या हो जाएगा, कविता शिक्षण से किसी कवि के भाव और शैली से छात्रों से परिचित कराना। ठीक है, उनमें कौन कौन सी शैलियों को अपनाया गया है। ठीक है, चौथा, छात्रों में कविता के भाव समझ सकने की क्षमता उत्पन्न करना तथा अपने शब्दों में कवि के भावों को व्यक्त करने की क्षमता पैदा करना। ये सारी चीज़ें होती है कविता को पढ़ाने समय ध्यान देना है। पांचवा, छात्रों की कल्पना शक्ति एवं भाव के समीक्षा कर सकने की शक्तियों का विकास करना। ठीक है, छठा क्या हो जाएगा, भाई योगेंद्र जीत ने कविता शिक्षण के उद्देश्य के संबंध में लिखा है कि हमारे आसपास के वातावरण में कितने ही रमणीय दृश्य हैं, लोगों की वे रम्य नहीं लगते। इसका प्रधान कारण यह है कि लोगों के पास रमणीयता का शोधन करने वाली दृष्टि का अभाव है। यानी कि हमारे आसपास इतनी रमणीय कहानियाँ, रमणीय दृश्य हैं, लेकिन हम लोग उसे रमणीय हमें अच्छा रोचक क्यों नहीं लगता है, क्योंकि इसका शोधन करने वाले, जो इसका रिसर्च करने वाले लोगों का अभाव है। यानी कि हम लोग कभी जिस आंखों से इस प्रकृति को देखता है उस आंखों से एक सामान्य मनुष्य नहीं देख पाता है। कहने का मतलब ये है, इसी अभाव के कारण वे कितने ही आनंद को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। कविता के अध्यापन का भी यही ध्येय है, वह सौंदर्य बोधक दृष्टि विद्यार्थियों में उत्पन्न की जाए जिससे वे संसार रूपी उद्यान में, यानी कि जो भी संसार रूपी आपका उद्यान है उसमें विहार करते समय अनेक प्रकार के स्थलों का आनंद ले सकें। सातवां हो जाएगा, छात्रों को काव्य शिक्षण के साथ ही रस, छंद और अलंकार से परिचित कराया जाना चाहिए। आठवां, छात्रों की कविता की अनेकानेक शैलियों से परिचित कराना चाहिए। तो इस प्रकार आपको क्या ध्यान देना है, इतनी सारी बातों को ध्यान देना है कविता शिक्षण करते समय। तो चलिए आगे का जो भी प्रश्न है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जुड़ जाइए और सारे सब्जेक्ट PYQs हमने इस अपने चैनल पर डाल दिया है, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। जय हिंद।